नमस्कार। आज की एक बड़ी खबर है, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले पिछले 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर चला गया है। करीब 29 पैसे की गिरावट। हाँ, ये गिरावट काफी महत्वपूर्ण है और सवाल ये उठता है कि भाई इसके पीछे वजह क्या है। बिल्कुल। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ ताज़ा खबरें हैं और साथ ही आरबीआई की जो अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट आई थी, उसके कुछ खास हिस्से हैं। हाँ, तो मकसद यही है कि इन सब को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए कि रुपए पर आखिर किन चीजों का असर पड़ रहा है ना। सही। तो कहाँ से शुरू करें? शायद आरबीआई के अपने अनुमानों से। अप्रैल में वो क्या सोच रहे थे? बिल्कुल। देखिए, उस रिपोर्ट में आरबीआई ने 2024-25 के लिए औसत विनिमय दर का अनुमान लगाया था करीब 83 रुपए 50 पैसे प्रति डॉलर। अच्छा, 83 रुपये 50 पैसे। और अगले साल के लिए 2025-26? अगले साल के लिए अनुमान था 86 रुपए प्रति डॉलर। 86 रुपये। तो मतलब आरबीआई को भी ये अंदाजा था कि रुपया थोड़ा और नरम हो सकता है आगे चलकर। हाँ, कह सकते हैं। उन्हें कुछ नरमी की उम्मीद थी और उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों का भी अनुमान लगाया था। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। क्या अनुमान था तेल को लेकर? रिपोर्ट के हिसाब से 2024-25 में भारतीय बास्केट के लिए कच्चा तेल करीब $80 प्रति बैरल 80। और 2025-26 के लिए $70 प्रति बैरल। $70। तो ये कम होना था अगले साल। पर ये तेल की कीमतें और रुपए का रेट, ये सब महंगाई से कैसे जुड़ता है? क्या इसका सीधा असर होता है? जी हाँ, बिल्कुल सीधा असर। आरबीआई की उसी रिपोर्ट में एक विश्लेषण था, अगर रुपया 5% गिरता है हाँ। तो हमारी खुदरा महंगाई यानी सीपीआई वो करीब 35 बेसिस पॉइंट मतलब 0.35% बढ़ सकती है। 35 बेसिस पॉइंट्स। अच्छा, ये तो मतलब सीधे सीधे हमारी जेब पर असर है। तो उस वक्त फरवरी 2025 के आसपास महंगाई का हाल क्या था? फरवरी 2025 में सीपीआई महंगाई 4.1% थी, मतलब आरबीआई के दायरे के अंदर ही थी। ठीक है। लेकिन चिंता की बात थी खाद्य महंगाई। वो थोड़ी ज्यादा थी, खासकर गेहूं जिसकी कीमत साल भर में 9.2% बढ़ी थी, और दालें भी। हाँ, खाने की चीजों की महंगाई तो सबसे ज्यादा महसूस होती है, पर शायद तेलों में कुछ राहत थी। हाँ, वो एक राहत की बात थी। खाने के तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरी थीं तो उससे थोड़ी मदद मिली। लेकिन अनाज और दालों का दबाव तो था ही। अब अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों को देखें, मतलब विकास कैसा चल रहा था, आरबीआई क्या उम्मीद कर रहा था। आरबीआई तो जहां तक मुझे याद है काफी आशावादी था। रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकारी खर्च बढ़ रहा है, सेवा क्षेत्र मजबूत है और खेती भी बेहतर होने की उम्मीद है। तो इससे घरेलू मांग मतलब कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी। और क्या असल आंकड़े भी यही दिखा रहे थे? हाँ, कुछ हद तक। 2024-25 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2024, उसमें वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही थी। 6.2%? हाँ, और ये आरबीआई के अपने अक्टूबर वाले अनुमान जो 5.6% था, उससे ज्यादा थी। तो मतलब अर्थव्यवस्था में अंदरूनी तौर पर मजबूती तो दिख रही थी। सही, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर ये बाहरी फैक्टर्स का क्या, मतलब विदेश व्यापार, दुनिया की अर्थव्यवस्था? हाँ, वो पहलू भी देखना जरूरी है। बाहरी मोर्चे पर देखिए, तस्वीर थोड़ी मिली-जुली थी। आरबीआई का अनुमान था कि चालू खाता घाटा सीएडी जिसे कहते हैं, हाँ, सीएडी, वो जीडीपी का करीब 1% रहेगा 2024-25 और 25-26 दोनों सालों में, जो कि मतलब नियंत्रण में माना जाता है। अच्छा, 1%, ठीक है। और वैश्विक विकास दर की बात करें तो आईएमएफ और ओईसीडी जैसी संस्थाएं 2025 में दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए करीब 3% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रही थीं, जो कि मतलब बहुत तेज नहीं है। 3%, मतलब दुनिया की रफ्तार थोड़ी धीमी। तो क्या आरबीआई ने यह भी सोचा था कि अगर हालात बिगड़ते हैं, जैसे दुनिया में मंदी आती है या तेल अचानक बहुत महंगा हो जाता है, तो रुपये पर क्या असर होगा? हाँ, रिपोर्ट में ऐसे रिस्क्स का विश्लेषण था। मतलब उन्होंने ये सोचा था कि इन बाहरी झटकों का असर क्या हो सकता है। और विदेशी निवेश का क्या हाल था? एफपीआई इसे कहते हैं। हाँ, एफपीआई ये एक और अहम कड़ी है। 2024-25 की दूसरी छमाही में, यानी अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच इक्विटी बाजार से एफपीआई की निकासी हुई थी। मतलब वो शेयर बेचकर पैसा निकाल रहे थे। अच्छा, विदेशी निवेशक शेयर बेच रहे थे। ये तो बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता ना। इसका असर दिखा सेंसेक्स पर? जी बिल्कुल। बीएसई सेंसेक्स में उस दौरान गिरावट भी देखी गई थी। पर एक दिलचस्प बात ये भी थी कि एफपीआई इक्विटी से तो निकल रहे थे, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में उनका निवेश जारी था। अच्छा,
बॉन्ड्स में निवेश कर रहे थे। हाँ, शायद वो थोड़ी सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। और दूसरी तरफ आईपीओ बाजार काफी गर्म था। नई कंपनियां पैसा जुटा रही थीं, जैसे JSW सीमेंट, ज्योति ग्लोबल प्लास्ट, ऐसी खबरें थीं। तो मतलब बाजार में एक तरह की उथल-पुथल थी। बड़े शेयरों से पैसा निकल रहा था, पर नई कंपनियों और बॉन्ड्स में दिलचस्पी थी। बिल्कुल सही। तो अब अगर हम आज के इस गिरावट को देखें तो ये सब बातें कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। आरबीआई को पहले से ही थोड़ी नरमी की आशंका थी। रुपये की गिरावट महंगाई बढ़ा सकती है, और महंगाई कुछ हिस्सों में पहले से ही ज्यादा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था बहुत तेज नहीं है, और विदेशी निवेशक शेयरों से पैसा निकाल भी रहे थे। तो भले ही हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था ठीक दिख रही हो, बाहरी दबाव तो साफ नजर आ रहा है। हाँ, ये सारे फैक्टर्स मिलकर शायद आज रुपए पर ये दबाव बना रहे हैं। सब कुछ जैसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये एक जटिल तस्वीर है जहां घरेलू मजबूती और बाहरी जोखिमों के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश चलती रहती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जब दुनिया भर में इतनी अनिश्चितता है, इतने सारे बाहरी फैक्टर्स हैं, तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपए की स्थिरता के लिए हमारी अपनी अंदरूनी ताकतें कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? शायद इस पर सोचना जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल है। हमारी घरेलू मांग, हमारी डेमोग्राफिक्स, सरकार की नीतियां, ये सब कितना मजबूत सहारा दे सकती हैं बाहरी झटकों के सामने? इस पर विचार करना वाकई जरूरी है।